स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत की कला के इतिहास में दो बहुत ही दिलचस्प धाराओं पर बात करने वाले हैं, गांधार और मथुरा कला शैलियां। जी, ये वो शैलियां हैं जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब मान लीजिए मोटे तौर पर 185 ईसा पूर्व के बाद और फिर कई सदियों तक, करीब 5वीं शताब्दी ईस्वी तक अपने अपने इलाकों में खूब फली फूली। और हमारे पास जो जानकारी है इन पर, वो कई अलग अलग स्रोतों से आती है ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे पुराने व्यापारिक दस्तावेज हैं। कनिष्क का रॉबर्टक शिलालेख है, वो शाही फरमान जैसा हुआ। अच्छा। फिर तक्षशिला और मथुरा की खुदाई से मिले पुरातात्विक सबूत तो हैं ही। और हाँ, आर.एस. शर्मा, ए.के. नारायण, बी.एन. पुरी जैसे आधुनिक इतिहासकारों का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी ये जो गहन पड़ताल है, इसका मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए हम समझें कि गांधार और मथुरा कला की अपनी अपनी क्या पहचान थी, उनमें क्या फर्क थे और उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। चलें शुरू करें। जरूर। सबसे पहले ये शैलियां कहाँ और कब पनपी, गांधार कला के बारे में बताइए। देखिए, गांधार कला का उदय हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके में, मतलब आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है वो क्षेत्र। और इसका समय मोटे तौर पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इस इलाके पर कई बाहरी शक्तियों का असर रहा। पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक और पार्थियन। अच्छा। और सबसे अहम थे कुषाण शासक, खासकर कनिष्क प्रथम, जिनका समय लगभग 127 से 150 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके समय में ये कला अपने चरम पर पहुंची। और ये इलाका तो सिल्क रूट पर भी था, शायद उसका भी असर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रेशम मार्ग पर था, मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और संस्कृति के लेन देन का एक बड़ा केंद्र। तो कनेक्शंस बहुत थे बाहरी दुनिया से। जी, इसी वजह से गांधार कला को न सिर्फ राजाओं का संरक्षण मिला, बल्कि बाहरी प्रभावों को अपनाने और अपने में मिलाने का मौका भी मिला। ठीक है। और मथुरा कला वो कहाँ और कैसे विकसित हुई? मथुरा कला का केंद्र था मध्य गंगा का मैदान, आज का उत्तर प्रदेश और खास तौर पर मथुरा शहर। अच्छा, ये तो बिल्कुल भारत के अंदरूनी हिस्से में हो गया। हाँ, और इसका विकास गांधार से थोड़ा पहले शुरू हुआ, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, शुंग वंश के समय। लेकिन इसका असली विकास, कह सकते हैं सुनहरा दौर, वो कुषाणों के समय ही आया, 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच। तो ये ज्यादा स्वदेशी थी? जी, ये पूरी तरह से भारतीय जमीन पर विकसित हुई शैली थी। मतलब इसे स्वदेशी कला परंपरा का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प लग रही है। आपने कहा दोनों शैलियां कुषाणों के समय, खासकर कनिष्क के राज में, एक साथ फल फूल रही थीं। हाँ, ये सच है। मतलब एक ही साम्राज्य और उसमें दो इतनी अलग दिखने वाली कला शैलियां, ये तो कमाल की बात है। कमाल की बात है। और ये उस दौर की सांस्कृतिक विविधता और शायद शासकों की एक तरह की उदारता भी दिखाती है। और यहीं पर जगह का महत्व और साफ हो जाता है। कैसे? धार, जैसा हमने कहा, रेशम मार्ग पर था, एक चौराहे जैसा। तो वहां यूनानी, रोमन, ईरानी कला के तत्व आसानी से पहुंचे और वो वहां की स्थानीय परंपराओं के साथ मिल गए। जबकि मथुरा वो गंगा के मैदानों में था, तो शायद वहां की कला ज्यादा भारतीय परंपराओं से जुड़ी रही। हाँ, कह सकते हैं। मथुरा का बाहरी दुनिया से संपर्क तो रहा होगा, लेकिन उसकी जड़ें ज्यादातर स्थानीय संस्कृति, धर्म और लोक कला में थीं। और राजाओं का संरक्षण, उसका क्या रोल था? वो तो बहुत अहम था। कनिष्क जैसे कुषाण सम्राटों ने गांधार और मथुरा दोनों ही कला केंद्रों को सपोर्ट किया। रॉबर्टक शिलालेख में जिक्र है कि कनिष्क का शासन मथुरा तक फैला था। अच्छा। और विमा कड़फिसिस जैसे दूसरे कुषाण शासकों ने भी मथुरा कला को खासतौर पर बढ़ावा दिया। तो लगता है कि शासक कला को शायद अपनी सत्ता को मजबूत करने और वैधता दिलाने के एक तरीके के तौर पर भी देखते थे। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है कि मूर्तियां असल में दिखती कैसी थीं, इनमें फर्क क्या था। अगर गांधार कला को देखें तो उसमें एक तरह का यथार्थवाद है, मतलब चीजों को असली जैसा दिखाने की कोशिश। हाँ, रियलिज्म कह सकते हैं। बुद्ध की मूर्तियों में शारीरिक बनावट, मांसपेशियां, कपड़ों की सिलवटें, यहाँ तक कि बाल भी बड़े स्वाभाविक लगते हैं, घुंघराले बाल। सही कहा। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे यूनानी देवता अपोलो की याद दिला रही हूं। बिल्कुल, इसे ही हेलेनिस्टिक या ग्रीको रोमन प्रभाव कहते हैं। वस्त्र भी आप देखेंगे तो अक्सर रोमन टोगा जैसे लगते हैं। और मटेरियल किस पत्थर से बनती थी ये? मटेरियल भी खास था, ज्यादातर स्थानीय रूप से मिलने वाला ग्रे शिस्ट,
ये एक तरह का स्लेटी पत्थर होता है, या फिर स्टूको। स्टूको मतलब चूने वाला? हाँ, चूना और रेत का मिश्रण। और ये दोनों ही मटेरियल ऐसे थे जिनसे बारीक नक्काशी करना आसान था, तभी वो यथार्थवादी रूप देना मुमकिन हो पाया। दूसरी तरफ मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं, वो बिल्कुल अलग लगती हैं। उनमें वो यूनानी टाइप का रियलिज्म नहीं है, बल्कि एक सौम्यता है, एक आध्यात्मिक शांति का भाव ज्यादा लगता है। हाँ, उनका सौंदर्य बोध अलग था। शरीर थोड़ा भरा हुआ, गोलमटोल सा, चेहरा भी भरा हुआ और शांत मुस्कान, और कपड़े भी वो भारतीय धोती या संघाटी जैसे लगते हैं। बिल्कुल, मथुरा शैली ज्यादा आदर्शवादी और प्रतीकात्मक थी, कह सकते हैं। बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में दिखाया गया, जिसमें शारीरिक सुंदरता तो है, पर साथ ही आंतरिक शांति और करुणा का भाव ज्यादा जोरदार है। और यहाँ का पत्थर? यहाँ मुख्य रूप से स्थानीय लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ, रेड सैंडस्टोन, जो उस इलाके में आसानी से मिलता था। कभी कभी चित्तीदार लाल पत्थर भी यूज हुआ है। ये तो वाकई कमाल की बात है। एक ही व्यक्ति महात्मा बुद्ध, लेकिन उनको दिखाने के कितने अलग अलग तरीके। हाँ, एक स्टाइल उनको लगभग एक इंसान की तरह इमोशंस और फिजिकल डिटेल्स के साथ दिखाता है, तो दूसरा स्टाइल उनको डिवाइन क्वालिटीज के साथ शांत और सौम्य रूप में। ये कला के जरिए अलग अलग कल्चरल नजरिए समझने का कितना अच्छा उदाहरण है। और सोचिए कि पत्थर के चुनाव का कितना असर रहा होगा इस पर। हाँ, गांधार में शिस्ट और स्टूको थे, जिनसे बारीक काम मुमकिन था। ऐसा लगता है कि वहां के कारीगरों ने शायद मध्य एशिया से आई हुई बेहतर टेक्नोलॉजी और औजारों का भी इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, तभी वो उस रियलिस्टिक स्टाइल को हासिल कर पाए। जबकि मथुरा में लाल बलुआ पत्थर पर शायद उतनी बारीक कारीगरी मुश्किल होती होगी। संभव है, लाल बलुआ पत्थर बहुत टिकाऊ होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद शिस्ट जितनी महीन डिटेलिंग उस पर मुश्किल रही हो। लेकिन मथुरा के कारीगरों ने कमाल का काम किया इसी पत्थर से। उन्होंने अपनी खुद की स्वदेशी तकनीकें विकसित की। और मिट्टी की मूर्तियां यानी टेराकोटा बनाने की कला भी मथुरा में बहुत आगे थी। तो अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये दिखाता है कि कला कैसे लोकल रिसोर्स और उपलब्ध तकनीक के हिसाब से ढलती है, और कलाकार कैसे अपनी सीमाओं को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। अब बात करते हैं इन शैलियों के बड़े योगदानों की। गांधार कला को अक्सर ये क्रेडिट दिया जाता है कि बुद्ध की पहली मानवीय मूर्ति वहीं बनी, लगभग पहली शताब्दी ईस्वी में। हाँ, ये एक आम धारणा है। हमारे स्रोतों के हिसाब से इससे पहले बौद्ध धर्म में बुद्ध को सीधे नहीं दिखाते थे, सिर्फ प्रतीकों से दर्शाते थे, जैसे उनके पैरों के निशान, स्तूप, बोधि पेड़ या खाली सिंहासन। जी, और ये एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम था। बुद्ध को मानवीय रूप में देखना शायद आम लोगों के लिए उनसे जुड़ना ज्यादा आसान बनाता होगा। जरूर। और इस पहल का असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा, बल्कि मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, जहां जहां बौद्ध धर्म फैला, वहां की कला पर गांधार शैली का गहरा प्रभाव पड़ा। बुद्ध का यही मानवीय रूप पूरी दुनिया में फैला। लेकिन क्या मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी? बनी, बिल्कुल बनी। मथुरा में भी पहले प्रतीकात्मक दौर था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पहिया यानी धर्मचक्र या स्तूप जैसे प्रतीक मिलते हैं। अच्छा। लेकिन बाद में शायद गांधार के असर से, या हो सकता है स्वतंत्र रूप से ही, मथुरा के कलाकारों ने भी बुद्ध की मानवीय प्रतिमाएं बनानी शुरू की। उनकी स्टाइल अलग थी, जैसा हमने बात की, ज्यादा भारतीय, शांत और अक्सर एक सादे प्रभामंडल के साथ। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि मथुरा में बुद्ध की पहली मूर्ति गांधार से भी पहले बनी। हालांकि इस पर अभी इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है, बहस जारी है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये कला शैलियां सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित थीं या और भी कुछ बनाती थी? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब खासकर मथुरा के लिए जोरदार नहीं है। मथुरा कला की एक बहुत बड़ी खासियत थी उसका दायरा, उसकी रेंज। अच्छा। यहां सिर्फ बुद्ध ही नहीं, बल्कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जैसे ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। ओह, जैन मूर्तियां भी? हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात, हिंदू देवी देवताओं की शुरुआती मूर्तियां भी मथुरा में ही बनी, लगभग पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में। विष्णु, शिव, कार्तिकेय, दुर्गा, इन सबकी प्रतिमा यहां मिलती हैं। ये तो कमाल है। ये उस समय के मथुरा के बहुधार्मिक समाज का एकदम साफ सबूत है, जहां अलग अलग धर्म, अलग अलग आस्थाएं एक साथ मौजूद थीं और कला के जरिए अपनी पहचान बना रही थीं। ये तो मथुरा की वर्सेटैलिटी दिखाता है। क्या गांधार में भी ऐसा कुछ था? गांधार कला ज्यादातर बौद्ध धर्म पर ही केंद्रित रही, खासकर बुद्ध और बोधिसत्वों के जीवन की घटनाओं को दिखाने पर। लेकिन हाँ, वहां वास्तुकला, आर्किटेक्चर में खास योगदान दिखता है, जैसे स्तूप बनाने में यूनानी स्टाइल के कोरिंथियन पिलर्स का इस्तेमाल। अच्छा, कॉलम्स में भी ग्रीक स्टाइल? जी,
या फिर स्तूपों की दीवारों पर बुद्ध के जीवन की कहानियों को दिखाते हुए लंबे लंबे नक्काशीदार पैनल्स, जिन्हें फ्रीज कहते हैं, जैसे हड्डा या बामियान की अब तो नष्ट हो चुकी मूर्तियों के आसपास मिले थे। ये गांधार की आर्किटेक्चरल खासियतें थीं, जिनमें फिर से बाहरी प्रभाव साफ झलकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करें तो गांधार वाकई में एक मेल्टिंग पॉट जैसा रहा होगा। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, रेशम मार्ग से व्यापार तो होता ही था, पर साथ में विचारों, धर्मों और कला शैलियों का भी लेन देन होता था। यूनानी मूर्तिकला की तकनीक, ईरानी सजावटी डिजाइन जैसे वो फूलों वाले पैटर्न और भारतीय धार्मिक थीम, सब मिलकर गांधार कला में एक हो गए। बिल्कुल। और इसी मिलीजुली शैली का असर फिर आगे पूर्व की तरफ बढ़ा। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म के साथ साथ गांधार कला शैली भी पहुंची और वहां की लोकल आर्ट को उसने प्रभावित किया। और मथुरा? दूसरी तरफ मथुरा कला ने भले ही बाहरी दुनिया को उतना सीधे प्रभावित न किया हो, लेकिन उसने भारतीय कला के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। अच्छा। मथुरा शैली ने कमल, यक्ष, यक्षिणी जैसे पारंपरिक भारतीय मोटिव्स को कुषाण काल के कुछ मध्य एशियाई एलिमेंट्स जैसे पहनावा वगैरह के साथ मिलाकर एक नई अपनी शैली विकसित की। और इसी शैली ने आगे चलकर गुप्त काल की कला की नींव रखी, जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहते हैं। बिल्कुल सही। गुप्त काल की वो प्रसिद्ध शांत, सुंदर और आध्यात्मिक बुद्ध प्रतिमाएं जो हैं, उनमें मथुरा शैली का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभाव की दिशा अलग थी। कैसे? गांधार का प्रभाव बाहर की ओर गया, मध्य एशिया, चीन, जबकि मथुरा का प्रभाव भारत के भीतर और भविष्य की भारतीय कला पर ज्यादा गहरा पड़ा। शायद इसका उनकी अर्थव्यवस्था से भी कोई लेना देना हो। हमारे नोट्स में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का जिक्र है, वो पहली सदी का ग्रीको रोमन दस्तावेज। क्या उसमें इस व्यापार का कोई उल्लेख है? हाँ, पेरिप्लस जैसे ग्रंथ इशारा करते हैं कि भारत के पश्चिमी तटों से रोमन साम्राज्य को जो चीजें एक्सपोर्ट होती थीं, उनमें मूर्तियां भी शामिल हो सकती थीं। हालांकि साफ नहीं है कि वो गांधार की ही थी या कहीं और की, लेकिन ये पक्का है कि गांधार की अर्थव्यवस्था रेशम मार्ग के व्यापार से बहुत जुड़ी हुई थी और मुमकिन है कि मूर्तियों का निर्यात भी इसका एक हिस्सा रहा हो। और मथुरा की अर्थव्यवस्था? वो ज्यादातर लोकल और रीजनल व्यापार पर निर्भर थी। लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियों की मांग आसपास के इलाकों में जरूर रही होगी। और कुषाणों ने जो सिक्के जारी किए वो भी बताते हैं कि एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी, जिससे कारीगरों वगैरह को पेमेंट करना संभव होता था। इन बड़े अंतरों के अलावा कुछ और पहलू भी हैं शायद, जैसे समाज पर इनका क्या असर पड़ा होगा। हाँ, जैसे गांधार क्षेत्र में तक्षशिला जैसे बड़े शहरी केंद्र विकसित हुए, वहां एक कुशल कारीगर वर्ग उभरा होगा जिन्हें शायद समाज में अच्छी इज्जत हासिल थी। और मथुरा में? मथुरा में कला का विकास लोकल कम्युनिटीज और धार्मिक समूहों बौद्ध, जैन, हिंदू से ज्यादा जुड़ा था। इससे मथुरा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा। पर्यावरण के साथ तालमेल भी दिखता है। उत्तर पश्चिम का मौसम सूखा है तो वहां शिस्ट और स्टूको सही रहे। हाँ, ज्यादा टिकाऊ बलुआ पत्थर बेहतर रहा होगा। बिल्कुल, ये अनुकूलन का अच्छा उदाहरण है। और शायद एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी थोड़ा अलग रहा होगा। अच्छा, वो कैसे? गांधार कला खासकर कुषाणों के समय शाही शक्ति और भव्यता को दिखाने का एक जरिया बनी, जैसे कि वो बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्तूप लगते हैं। रापटक शिलालेख जैसे स्रोत भी शाही विचारधारा फैलाने में कला के रोल की तरफ इशारा करते हैं। और मथुरा? मथुरा कला शायद स्थानीय शासकों, गवर्नरों जिन्हें क्षत्रप कहते थे, और अमीर व्यापारियों के संरक्षण में ज्यादा पनपी। अच्छा, अब समय के साथ इन महान कला शैलियों का क्या हुआ? इनका पतन कैसे हुआ? देखिए, कोई भी कला शैली हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती है। गांधार कला पर पहला बड़ा धक्का तब लगा जब ईरान के सासेनियन साम्राज्य ने 3री शताब्दी के मध्य में, मतलब लगभग 240 ईस्वी के आसपास, इस इलाके पर हमला किया। इसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होने लगा और गुप्त काल आते आते या तो ये खत्म हो गई या फिर उत्तर पश्चिम की लोकल कला में घुल मिल गई, जिसमें गुप्त शैली के तत्व भी शामिल हो गए। और मथुरा कला? वो ज्यादा टिकी। हाँ, मथुरा कला ज्यादा लंबे समय तक चली। ये गुप्त काल में भी जारी रही, जो लगभग 320 ईस्वी से शुरू होता है। और जैसा हमने पहले कहा, इसने गुप्त कला को जन्म देने और उसे विकसित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। गुप्त कला, जिसे भारतीय कला का शिखर माना जाता है। जी, और उसकी जड़ें मथुरा में थी। लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि इतिहासकार इन सारी बातों पर हमेशा एकमत नहीं होते। अच्छा, मतलब कुछ अलग अलग राय या विवाद भी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे गांधार कला में यूनानी असर कितना गहरा था
और लोकल परंपरा का कितना योगदान था, इस पे बहस चलती रहती है। A.K. नारायणी जैसे कुछ विद्वान हैं जो इसकी यूनानी जड़ों पर ज्यादा जोर देते हैं। इसी तरह मथुरा कला कितनी स्वदेशी थी और उस पर कुषाणों या बाहरी तत्वों का कितना असर था, इसे लेकर भी अलग अलग मत हैं। R.S. शर्मा जैसे इतिहासकार इसके स्वदेशी विकास पर ज्यादा बल देते हैं। तो ये बहसें दिखाती हैं कि इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, नई खोजों और स्रोतों की नई व्याख्याओं के साथ हमारी समझ बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। देखा, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाल सकते हैं हम? हमने देखा कि गांधार कला बाहरी दुनिया, खासकर यूनानी रोमन जगत के प्रभावों और स्थानीय जरूरतों के बीच एक अनोखा संगम थी। इसने कला में रियलिज्म और मानवीय भावनाओं को जगह दी, और बुद्ध की शुरुआती मानवीय छवियां इसका प्रतीक है। सही कहा। वहीं मथुरा कला भारतीय मिट्टी और परंपराओं में ज्यादा गहराई तक रची बसी थी। उसने एक अलग सौंदर्य बोध विकसित किया जो ज्यादा आध्यात्मिक, शांत और प्रतीकात्मक था। और उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका खुलापन। उसने बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों बड़े धर्मों की कलात्मक जरूरतों को पूरा किया। निश्चित रूप से ये दोनों शैलियां प्राचीन भारत की अद्भुत कलात्मक क्षमता, उसकी सांस्कृतिक विविधता और दुनिया के साथ उसके जीवंत संपर्क का जीता जागता प्रमाण हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग प्रभाव और स्थानीय प्रतिभा मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देता रहे। और जाते जाते एक विचार के लिए एक बिंदु छोड़ते हैं। हमने देखा कि गांधार और मथुरा दोनों ने बुद्ध को चित्रित किया, लेकिन अपने माहौल, सामग्री और सांस्कृतिक नजरिए के कारण बिल्कुल अलग अलग ढंग से। ये हमें क्या सिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां अपने प्रमुख धार्मिक या दार्शनिक आदर्शों को अपने खुद के नजरिए और सौंदर्य बोध के हिसाब से ढाल लेती हैं, उनकी व्याख्या करती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और क्या आज के इस ग्लोबलाइज्ड दौर में भी भूगोल, व्यापार और स्थानीय परंपराएं कलात्मक अभिव्यक्ति को इसी तरह से प्रभावित करना जारी रखती हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।